हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी किताब के बारे में। दोस्तों, उस किताब का नाम है यार जादूगर। जी हाँ दोस्तों, यार जादूगर जो किताब है उसके लेखक है नीलोत्पल मरणाल। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा और भी अच्छी किताबें लिखी गई है, जैसे डार्क हॉर्स और ओघड़। दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं। और यार जादूगर जो किताब है, आज हम इसकी जो है बुक समरी करने वाले हैं। दोस्तों, जो नीलोत्पल मरणाल है, ये 1984 में धामुका एक गांव है झारखंड में जो आता है, वहाँ पर पैदा हुए थे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं। दोस्तों आज हम इसकी बात करने वाले। दोस्तों, इसमें जो मुख्य पात्र होता है वो होता है अवध नारायण। जी हाँ दोस्तों, अवध नारायण जो गांव के एक बहुत ही जिनके पास 80-90 बीघे की ज़मीन होती है, एक ज़मींदार होते हैं। उनका जो बेटा होता है वो एक साल पहले ही जो है एक कंपनी में, IT कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, गांव के ही पास में भेलवा पहाड़ी के पास में ग्राम जो दामू सिंगा होता है वो जो है भेलवा पहाड़ी के पास में होता है। और 2 किलोमीटर पास में एक पुल होता है दोस्तों। और पुल के पास में एक बास्को का जो जंगल होता है, एक बहुत ही घना जंगल होता है दोस्तों। और वहाँ पर एक अंग्रेज़ों के समय से एक कोठी हुआ करती थी। वो कहते हैं कि गांव के लोग कहते हैं कि पुराने समय में जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा ये कोठी का निर्माण किया गया था, जिसमें जो है डेनियल लॉरेंस जो थे पुराने जो अंग्रेज के समय में, उन्होंने इस कोठी का निर्माण करवाया था। और इसमें जो है अनाज वगैरह रखने का ये कोठी हुआ करता था दोस्तों। तो वर्तमान में जो है डेनियल का जो है समाधि वहीं पर बना हुआ है दोस्तों। और उधर कोई गांव के लोग कोई भी आते जाते नहीं, क्योंकि बहुत ही घना जंगल होता है, बहुत ही डरावना लगता है लोगों को। और उसके पास में एक नदी बहती है, तो तमाम तरह की बातें जो है, अवधारणाएं जो हैं, तमाम तरह की बातें जो है गांव वाले उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर कोठी में कोई बुढ़ा रहता है। अब होता कुछ ही, अवध नारायण सिंह के पास में बहुत सारा पैसा होता है, तो वो एक दिन गाड़ी लेकर जाते हैं और उस कोठी के पास में जाते हैं रात के अंधेरे में। और उसके बाद में वहाँ एक बुढ़ा रहता है। वहाँ जो बुढ़ा रहता है वो बहुत ही अंग्रेज के समान दिखने वाला होता है। और वहाँ पर जो है वो बीड़ी वगैरह पीता है। और वहाँ ऐसा और वहाँ से जो है एक गाड़ी में लेकर एक व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं दोस्तों। वो और कोई नहीं, उनका बेटा होता है जयप्रकाश। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम रहती गांव में। और अवध नारायण सिंह जो है बहुत ही खुश हो जाता है कि यार हमारे बेटे को हमने जो है जीवित कर ला है। और ये ऐसा मानते थे कि वहाँ पर जो है जो भी पैसा लेकर जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास में जो भी पैसा लेकर जाता है, वो उस पैसे के बदले में आप जिस भी किसी मरे हुए व्यक्ति की फ़ोटो लेकर अगर जाएंगे तो उसकी मूर्ति बनाएगा। उसके बाद में उसके पास एक हथौड़ा होता है, जिसके कारण से वो उसे ज़िंदा कर देता है। लेकिन ज़िंदा करने के बाद में उनको कोई होश नहीं रहता, वो बेहोश टाइप ही रहता है, ऐसा होता है दोस्तों। अब अवध नारायण सिंह अकेले होते हैं, उनके घर में उनकी पत्नी होती है। और तो उसकी देखभाल, जयप्रकाश की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि उसको इधर से उधर उठाना होता है। और बच्चे की तरह जो है वहीं पर जो है वो पेशाब वगैरह करता है, तो उसको साफ वगैरह भी करना होता है। तो फूलचंद जो होता है, फूलचंद उनके घर में पहले से ही काम करने आता है। 30-40 साल का एक व्यक्ति होता है, उसके घर में भी कोई नहीं रहते हैं, तो वो जो है वहाँ पर कार्य करता है। तो अवध नारायण सिंह ने उसको इस चीज़ के बारे में बताया और ये भी कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना है तुम्हें, कि हमने जो है अपने मरे हुए पुत्र को हम जो है जिंदा करवा के वापस ले आए। अब वो फूलचंद जो होता है वो सुंदर की एक सुंदर लाल जो होता है उसके किराने की शॉप होती है, वहाँ पर हर दिन उसका शाम को बैठना होता है। अब सुंदर जो है सुंदर के पास जाके बैठता है, तो तमाम तरह की इधर उधर की बातें वो है करते रहते हैं। तो एक दिन होता कुछ यूँ है कि वो अपने मन की जो बात होती है वो उसे बता देता है सुंदर को, कहता है कि अवध नारायण सिंह के घर पर जो है उसके बेटे को वो है जिंदा करवा के वापस ले आया है। और उसके बाद में पूरे गांव में इस तरह की खबर फैल जाती है। और वहीं का जो दारोगा होता है वो जो है इस काम में लिप्त होता है, और वो जो है इस काम में उसकी मदद करता है। अब होता कुछ यूँ है कि फूलचंद का भी एक लड़का होता है जो कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुंदर चाहता है कि उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो ज़मीन है वो बेच दे, और उसका जो पैसा है वो पैसा लेकर वहाँ चले जाए
और वो भी अपने बच्चे को ले आए। तो हर बात वो जब भी मिलता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या सोच रहे हो, कि भाई तुम्हारा पैसे की चिंता क्यों तुम कर रहे हो, मैं हूँ ना पैसे के लिए, और तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। वो जो ज़मीन है वो मुझे दे देना, वो तुम्हारे दोस्त के पास ही रहेगी, वो मुझे बेच देना और मैं तुम्हें इसके खातिर पैसा दे दूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं सोचता हूँ अभी और ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। और जब भी वो अवध नारायण सिंह के घर जाता है तो वो देखता है कि यार उसमें कोई भी बदलाव नहीं आते। वो ज़िंदा जो व्यक्ति है उसमें कुछ भी बदलाव, उसको कुछ होश नहीं रहता है और वो हमेशा बेहोश टाइप पड़े रहता है। जिसके कारण से कई बार जो अवध नारायण सिंह और उसकी पत्नी में बार बार झगड़ा होता रहता है और कहते हैं कि यार ये तुम क्या बला लेकर आ गए हो। माना कि ये हमारा बेटा है, ये वापस ज़िंदा करके ले आए हो, लेकिन इसमें कुछ भी जान नहीं, कितने दिनों से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल मुर्शिद है, और इसका हम क्या करें। लोगों को बता भी नहीं सकते कि हम जो है हम हमारे घर हमारा जो बेटा हम लेकर आ गए। और इस तरह से जो है दोस्तों, जिस भी किसी व्यक्ति के पास में पैसा होता है वो वहाँ जाता है, और भागवत हाजरा जो होता है वहाँ का चौकीदार होता है, वो उसको भी इस बात का पता चल जाता है और दारोगा के साथ मिलकर वो इस तरह के जो है क्लाइंट ढूंढते रहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा और उनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती। तो हरिहर बाबू नाम का एक व्यक्ति होता है जो कुछ समय पहले ही रिटायर हुआ व्यक्ति होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। तो उसके पास बहुत सारे, उसको जो है रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर लेके जाऊं और मैं भी जो है वापस अपनी पत्नी को ज़िंदा करके ले आऊँगा। लेकिन वो पता करने के लिए भागवत हाजरा जो चौकीदार होता है उसके मार्फत जब जाता है और कहता है कि वहाँ जाकर कहता है कि मुझे अपनी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे तो वापस जाना है। तो भागवत हाजरा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अरे अच्छा खासा क्लाइंट था, वो चले गया, तो अब मुझे भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। और इसमें जो है कुछ पैसा दारोगा जो है भागवत हाजरा को भी दे देता है अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है। तो वो वापस चले जाता है और वो कहता है भागवत हाजरा से, मुझे वो कोठी तो दिखाओ, किधर है वो कोठी, मैं भी देखना चाहता हूँ उस बुड्ढे। वो कहता है कि तुम जाओ और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। और इस तरह से जो है हरिहर बाबू जब घर वापस जाता है तो वो उनके 2 बच्चे होते हैं और उनकी दोनों की शादी कर देता है और उसके बाद में उसका हंसता खेलता परिवार होता है। लेकिन कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो थोड़ा सा खालीपन सा महसूस करता है और सोचता है कि यार मेरे पास जो पैसा है क्यों ना मैं जो है सचमुच में अपनी पत्नी को वापस लेकर आ जाऊं। लेकिन वो जब जाता है तो उनके बेटे और बहुओं के बीच में जिस तरह की बातें हो रही थी तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की बातें, कि यार एक तो जो है पिताजी ने पूरे जीवन की जो कमाई है वो अपनी मरी हुई पत्नी को वापस लाने में खर्च कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी। इस तरह की बातें जब वो जाते जाते घर के अंदर जाने के पहले सुनते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर उसके दिल में जो है तीर चुभ गया है। और वो वहीं पर उस बात को वो सोच लेता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, वो मुझे जो भी पैसा है मैं इनको दे दूँगा। वो अंदर जाता है और सोचता है कि यार मैंने सोचा कि यार वो अपने बच्चे और बहुओं से कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है, और जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और लेकिन वो हरिहर बाबू जो है उसके मन में चेष्टा होती है कि यार उस व्यक्ति से मिलने की। तो एक दिन वो जाता है और वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति उसे मिलता है और कहता है कि यार तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि यार मुझे जो है अपनी पत्नी को वापस ज़िंदा करना है। तो वो फ़ोटो दिखाता है और वो वापस चले जाता है, घबरा कर जो है थोड़ी देर देखकर वो वापस चले जाता है और वो कहता है कि यार इतने दिन बाद आ जाना। लेकिन वापस से वो दूसरे दिन चले जाता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है और तुम क्यों इतनी जल्दी पाना चाहते हो। वो कहता है कि यार मैं इसलिए आया हूँ वापस कि मुझे नहीं चाहिए मेरी पत्नी, क्योंकि वो घर जाकर जो है उस घर जाके जो है वो सारी बातें जो है उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है। तो वो भी उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। कहता है कि मैं अपनी मरी हुई पत्नी को वापस ज़िंदा करके क्या करूँ, वो पहले से ही बीमार थी और जो है मैं घर लेकर जाऊँगा तो मेरे घर में जो है ऑलरेडी जो है वो मान चुके हैं कि वो मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं लौट कर आने वाली और मेरे घर में इस तरह की बातें हो रही है। तो उसकी बातें बड़ी गंभीरता से वो बूढ़ा व्यक्ति और वो दोनों हरिहर बाबू जो है वो रोज़ आना जाना उनका चलते रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। इसी दौरान जो है दारोगा जो होता है वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी एक अलग फ़ौज बना लूँ। और वो सोचता है कि यार जो पहले जो पुलिस वाले थे जिनकी मृत्यु हो गई
मैं उनको ऐसे 2-4 पुलिस वाले मेरे पास रहेंगे तो मेरी काम में मदद होगी। तो वो जो है जो भी पुलिस में पहले व्यक्ति थे वो जो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी फ़ोटोएँ वगैरह ले जाके उनके घर परिवार वालों से बात करके कहता है कि ऐसा-ऐसा है और तुम्हें जो है हमें अब जाके जो है उसका, तो उनसे बात करके उनकी फ़ोटोएँ ले लेता है उनके परिवार वालों से और कुछ पैसा उनको एडवांस में दे देता है, कुछ पैसे कि ये जो है उनकी मृत्यु के बाद में अब जो है कुछ पैसा जो है आगे से आया है तो हम उनके खातों में डाल देता है। 25-25 हज़ार रुपये के लगभग उनके खातों में डाल देता है। वो राज़ी हो जाते हैं, उनकी फ़ोटो दे देता है। फ़ोटो देने के बाद में वो बूढ़े व्यक्ति का ये था कि फ़ोटो जो है उसके परिजन लेकर आए और उनकी फ़ोटो होना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ऐसा काम वो ज़िंदा नहीं कर सकता। तो वो सोचता है वो चारों लोगों को जो है वो भागवत हजरा के साथ में मिल के वो 4 अफ़सरों को ज़िंदा कर लाता है और वो गाड़ी में बिठा के जो है पुलिस जो थाना होता है उसके पास में एक किराए का मकान होता है, वहाँ पर ले जाके शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं और भागवत हजरा भी कहता है कि यार इनमें कुछ भी हलचल नहीं है। चौकीदार होता है, कुछ भी हलचल नहीं और मैं तो परेशान हो गया हूँ और ये तो बच्चे की तरह बिल्कुल किधर भी मतलब इधर की उधर लुढ़क रहे हैं और कुछ भी इनमें होश नहीं है और इनके जो है कपड़े वगैरह सब गंदे हो चुके हैं और वो परेशान हो जाता है कि यार मुझे जो है ये काम नहीं करना और जल्दी से हमें फ्री कर दो। तभी जो है तारा को जब एसपी को फ़ोन लगाता है और वो एसपी कहता है कि क्या मैटर हो रहा है, तो वो बात बताता है कि उस बूढ़े व्यक्ति से मुझे भी मिलना है। एसपी की मिलने की इच्छा होती है तो वो अंदर जब लेकर जाता है तो वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, लेकिन वो कुछ भी वो डरता नहीं और उसे ऐसा पुलिस क्या है और एसपी कौन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में दारोगा जो है वो भी परेशान हो जाता है कि यार ये जो है बूढ़े व्यक्ति ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है और बूढ़े व्यक्ति ने बेवकूफ़ बना दिया है तो क्यों ना मैं सारे लोगों को, जितने लोगों को भी ज़िंदा करा उनको वापस लेकर जाता हूँ और इसको जो है एसपी साहब को बोल के जो है इस पर धावा बुलवा देता हूँ, तभी समझ में आए। जब वो वहाँ से सभी लोगों को इकट्ठा करके वो जाते हैं कि यार सच बात है उनमें कुछ जीव तो है ही नहीं और बिल्कुल मूर्छित है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर जब अंदर ले जाते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो बहुत सारे लोग जो है वापस चले जाते हैं और 2 लोग जब एसपी और अंदर जाते हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं। वो भी बाहर आ जाते हैं और जल्दी से दारोगा कहते हैं गाड़ी चालू करो और हमें यहाँ से निकलना है। और कुछ दूर जाने के बाद में गाड़ी ब्रेक लगती है और तब कहते हैं कि यार ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो है कुछ देर बाद बहुत हवा आंधी चलती है तो पता चलता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो यमराज का पुत्र होता है, कतीला उसका पुत्र होता है और वो जो है आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर दूं ताकि मैं बहुत ही मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर दूं ताकि मैं भी जो है लोगों के सामने मैं प्रतिष्ठा पा सकूँ, लोग दुनिया मुझे पहचाने। लेकिन यमराज ये समझाते और समझा बुझा कर वापस लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों कहानी का द एंड हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि इस तरह की अच्छी किताबों से रिलेटेड जुड़ी जानकारियाँ आपके पास पहले पहुँच सके दोस्तों। तो आइए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।